चने लगाएं यार। अस्सलाम वालेकुम, दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्वेश्चन 9 और 10 कहा था? क्वेश्चन 9 में कोई एतराज परेशानी? अगर किया है रेशो तो आसान है फिर, है नहीं आसान? 10 मैंने पार्ट ए कहा था बस। अच्छा मसला इसमें, अच्छा जी मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई कैलकुलेशन में पूछना है तो पूछें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी, ये पहले भी एक सवाल में डिस्कस किया था, ये सेम वही बात रिपीट हुई है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ये पहले भी एक सवाल में डिस्कस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए। जीपी रेशो निकालने को कहा है और ये रेशोज 16-17 दोनों की निकालनी है। तो जीपी के लिए जीपी भी गिवन है, सेल्स भी गिवन है, जीपी ओवर सेल्स हो जाएंगी, इस पे कोई एतराज नहीं। नेट प्रॉफिट रेशो कहा है, नेट प्रॉफिट रेशो के लिए नेट प्रॉफिट है, सेल्स हैं, ये भी सिंपली डिवाइड हो जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट्स यानी पीबीआईटी, तो वो जो पीबीआईटी है वो इसमें पैट में फाइनेंस कॉस्ट ऐड बैक कर लें तो पीबीआईटी बन जाएगा। जी जी यही किया हुआ, 30+13 ही किया हुआ, 30+13 ब्रैकेट में भी लिखा हुआ, यही किया हुआ है। 22 और 8 किया हुआ पिछले साल के लिए, और तो यही है, और डिवाइडेड बाय एसेट्स। अच्छा, एसेट्स के लिए बैलेंस शीट में आपको जो 2016 के लिए है उसमें तो आप एवरेज नहीं कर सकते क्योंकि 15 नहीं है ना, तो 16 में तो 16 वाली फिगर 440 ही यूज कर लेंगे। लेकिन 17 में अब आपके पास डाटा है तो 500 और 440 का एवरेज कर लेंगे जो 470 बनता है। यही था मसला है? हाँ? नहीं, कौन सी इंफॉर्मेशन? ये पार्ट बी के लिए। पार्ट ए में तो सिर्फ रेशियोज की कैलकुलेशन है बस, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसमें भी यही गलती की होगी। 2016 में 2016 वाली फिगर ही यूज हो जाएगी और 17 में 16 और 17 का एवरेज करना पड़ेगा। और डेट इक्विटी रेशो यानी गेयरिंग रेशो, डेट इक्विटी रेशो गेयरिंग रेशो को कहते हैं। इसमें वो टोटल वाला ही मैंने कहा था कि बाय डिफॉल्ट है, ऊपर वाले को भी डेट इक्विटी कहते हैं। डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी, डेट टू इक्विटी, गेयरिंग की शक्ल एक आपको ये भी बताई थी। मैंने आपको कहा था कि अगर इसका आंसर लेट से 40-60 आ रहा है तो इसका मतलब ये इस तरीके से निकली हुई है। तो डेट इक्विटी रेशो, तो इसलिए डेट इक्विटी रेशो गेयरिंग रेशो ये एक ही बात है, और इसमें बाय डिफॉल्ट कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फार्मूला निकलता है। लेकिन अगर कोई डेट इक्विटी रेशो डेट ओवर इक्विटी से भी कर लेगा तो वो भी सही होगा, गलत नहीं होगा। फर्स्ट वाले फार्मूले में डेट टू एसेट रेशो पहले लिखा होगा, वो एसेट क्यों लिखा? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड, देखें अगर रेशोज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी, डेट कह लें या नॉन करंट लायबिलिटी कह लें, और करंट, ये बैलेंस शीट है। अगर इसको यहां ले जाएं तो नेगेटिव हो जाएगी। रेशोज के पॉइंट ऑफ व्यू से
ये एसेट्स भी कहलाते हैं और ये किसके इक्वल हो रहे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड के। तो रेशियोज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एसेट्स होते हैं, क्योंकि इसके लिए एक नाम इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो जिन्होंने रेशियोज एनालिसिस करना होता है वो बैलेंस शीट को इस शक्ल में भी देखते हैं। तो ये यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ये, तो इसलिए टोटल एसेट्स लिखा हुआ है। ये किया क्या है? बैलेंस शीट की एक साइड, बैलेंस शीट की दूसरी साइड, इधर से करंट लायबिलिटीज को मैं उठा के उस साइड पे ले गया, तो जब दूसरी साइड पे ले गया तो नेगेटिव करना पड़ेगा, ये नेगेटिव कर दिया। अब भी बैलेंस शीट टैली रहेगी। इधर रह गया इक्विटी और डेट, यहाँ आ गया नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और उसमें से माइनस करंट लायबिलिटीज, अभी भी इक्वेशन बराबर रहेगी। इन दोनों को मिला के वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इसके बराबर है, लेकिन आप टोटल एसेट्स वैसे ही रखें जो इतना आपको साइंस बता रहा था कि इसको एसेट्स क्यों कहा हुआ है। ये जो रिटर्न ऑन एसेट्स में आप टोटल, यही वजह है कि रिटर्न ऑन एसेट्स का एक फार्मूला बताया था आपको। रिटर्न ऑन एसेट्स पीबीआईटी ओवर, और टोटल भी यूज कर सकते हैं, नॉन करंट भी यूज कर सकते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी। या शायद नहीं लिखा होगा नोट्स में है, वो भी हो सकता है, लेकिन इसलिए नहीं लिखा कि वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ही बन जाता है। अदरवाइज एनालिसिस पर्पस के लिए ये एसेट्स ही माने जाते हैं, ये एसेट्स ही हैं। लेकिन आप अपने बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट खराब ना करें। अब छोड़े, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए में कैलकुलेशन में कोई एतराज नहीं? अच्छा जी, अब हमने रेशियोज की कैलकुलेशन की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, और जो टेढ़े मेढ़े गहरे कल एक बहुत ही मजेदार सवाल कल क्लास में किया था वो भी हो गया। अब आते हैं कमेंट्स पे। आपको ना कमेंट्स करने को भी कहा हो सकता है, कुछ तो होंगे बहुत सिंपल से कमेंट्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पीएसएल जो कंपनी है इसके 2 साल की रेशियोज दी हुई है। कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, 12 नंबर कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, और इंडस्ट्री 17, और कहा यह है कि जो आपको पिछले साल और इंडस्ट्री से कंपेयर करके वेरिएशन नजर आ रही है उस पर बात तो कर दें जरा। 2017 के लिए रेशियोज दी हैं, 2016 की दी हैं, ये सेम कंपनी की हैं, और आखिरी कॉलम क्या है? इंडस्ट्री। ये क्या चीज हुई? ओवरऑल इंडस्ट्री। जैसे अब ये स्टील सेक्टर है, तो ओवरऑल स्टील सेक्टर में जितनी कंपनीज होंगी तो उनको ओवरऑल मिला के इंडस्ट्री कहा हुआ है। अब इसमें रेशियोज कैलकुलेट नहीं करनी, क्योंकि रेशियोज कैलकुलेटेड है। करना क्या है? इनके ऊपर कमेंट करना है। लेकिन आप इस कमेंट को, मैं बिल्कुल सादा सा कमेंट वाला सवाल कह रहा हूं, क्योंकि आपके पास डिस्कशन के लिए रेशियोज के अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। थोड़ा मुश्किल सवाल वो है जो क्वेश्चन नंबर 10 करता हूं अभी। इस सादे से सवाल का कमेंट ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 2016 और 17 में स्टेबल रहा, लेकिन इंडस्ट्री से अब भी कम है। पॉसिबल वजह यह हो सकती है कि वो लोग बेहतर सेल प्राइस चार्ज कर पा रहे हैं, हम शायद हमारी मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं है, हम सेल प्राइस इतनी चार्ज नहीं कर पा रहे। ये पहली रेशियो पे कमेंट हो गया। कमेंट से मुराद ये है कि कंपेयर करके हायर या लोअर तो पहचान सकते, ये तो पता चल जाएगा ना कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है। अब आपको फिर ये भी पता होगा कि बेहतर क्या है और उस बेहतर की क्या वजह हो सकती है। ये सादा कमेंट वाला सवाल है जिसमें आप कह रहे होंगे ये हो सकती है वजह। कंपनी का जीपी इंडस्ट्री से कम है, पिछले साल के बराबर है, हो सकता है कि इंडस्ट्री वाले बेहतर सेल प्राइस चार्ज कर पाते हो, हमारी शायद मार्केटिंग इतनी अच्छी ना हो, या हमारा शायद प्रोडक्ट इतनी अच्छी क्वालिटी का ना हो, हमें सस्ता बेचना पड़ता हो। ये पॉसिबल रीजन हो गई। फॉर ईच रेशियो गिव पॉसिबल रीजंस। फिर इसके अलावा हो सकता है हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो महंगा पड़ता हो,
हमारी कॉस्ट इनकर ज़्यादा आती हो, या ट्रेडिंग बिजनेस है, वैसे तो स्टील लिमिटेड है लेकिन इसमें कौन सा आप स्टील सेक्टर डिस्कस कर रहे होंगे, हो सकता है हमें चीज़ें खरीदने में महंगी मिलती हों, हमारे सप्लायर्स शायद अच्छे ना हो, हमें महंगी चीज़ मिलती हो, या हमारी मैन्युफैक्चरिंग इतनी अच्छी ना हो, हमें ज़्यादा खर्चे आ जाते हों, तो ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जीपी इंडस्ट्री से कम होने के। अच्छा, अब इसमें हमने सवाल में जवाब जो देना होगा वो पिछले साल से भी कंपेयर, यानी डबल सवाल है। डबल कैसे है? पिछले साल से भी कंपेयर करना है और इंडस्ट्री से भी कंपेयर करना है। तो पिछले साल से कंपेयर करने की बात, जीपी मार्जिन हमने मेंटेन रखा है, हमने परफॉर्मेंस मेंटेन रखी है, लेकिन इंडस्ट्री से हम कमतर हैं, और पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं कि हम सेल प्राइस अच्छी चार्ज नहीं कर पा रहे, हमारा शायद प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, हम कॉस्ट अपनी कम नहीं कर पा रहे, हमें महंगा मिलता है मटेरियल, ये पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं। नेट प्रॉफिट, पहले पिछले साल की बात करते हैं, हमने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल किए हैं, तभी पिछले साल से इंप्रूव कर गए, लेकिन इंडस्ट्री से हम अभी भी पीछे हैं। तो एक तो ये वजह है कि हमारा जब जीपी ही कम चल रहा है तो नेट प्रॉफिट तो कम चलना ही था, और वैसे भी शायद हमारे एक्सपेंसेस भी कुछ ओवर कंट्रोल ना हो, ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। पॉसिबल रीजन से मुराद ये है कि आपको सवाल में नहीं कोई ऐसा डाटा लिखा मिल रहा जिससे आपको को रीजन पहचानने के कोई इंफॉर्मेशन मिले। अब यहां पर हमने बस बोंगियां ही मारनी है कि जी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये जनरल कमेंट का सवाल में प्लेस इसको कैटेगराइज कर रहा हूं। रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले साल से हम बहुत बेहतर हो गए, हमने शायद अपने प्रॉफिट्स बहुत अच्छे इंप्रूव किए होंगे, हम पिछले साल से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री से अभी भी पीछे हैं, और तीनों की तीनों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हमें यही नजर आ रहा है कि हम इंडस्ट्री से कम चल रहे हैं, और इसकी एक वजह यकीनन हमारा सेल प्राइस कम करना भी हो सकती है, एक्सपेंसेस भी हमारे अच्छे कंट्रोल नहीं हो पा रहे। तो जो सेम रीजन हमारी नेट प्रॉफिट के इंडस्ट्री से कमतर होने की थी, वही रिटर्न ऑन इक्विटी के भी कमतर होने की है। करंट रेशो पिछले साल से कंपेयर करें तो हम खराब हो गए हैं, करंट रेशो तो 2 अच्छी होती है, तो हमारा काम, हमारा बिजनेस ज्यादा रिस्की हो गया है, हमारा लिक्विडिटी रिस्क बढ़ गया है, इंडस्ट्री से भी डाउन हुए और पिछले साल से भी हम ज्यादा बुरे चले गए। इसकी वजह हो सकती है शायद हम पैसा कम रख रहे हैं अपने पास, इसकी वजह ये हो सकती है कि हमारी शायद करंट लायबिलिटी ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई हैं, और हम शायद स्टॉक कम रख रहे हैं अपने पास, ये पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं। तो जनरल सवाल मैं उसको कह रहा हूं जिसमें हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने बस खुद ही क्यास करना है कि हो सकता है ये हो सकता है ये हो। ये चीजें हैं जो मैंने आपको नोट्स में लिख के दी हुई थी, मैंने लेक्चर नोट्स में आपको ये लिख के दिए थे पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो, पिछले साल से हमारा रिस्क बढ़ गया है, पिछले साल हमारा डेट 30% था, अब 40% हो गया है, तो पिछले साल से कंपेयर करके तो हमें रिस्क बढ़ गया है। इंडस्ट्री से बहरहाल हम अभी भी बेहतर हैं, हमने अभी उतनी बोरिंग नहीं की हुई जितनी इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज करती होंगी। कैश ऑपरेटिंग साइकिल पिछले साल से बहुत इंप्रूव कर गए, हमने अपने डेटर्स से कलेक्शन के प्रोसीजर अच्छे कर लिए होंगे, इन्वेंट्री मैनेज अच्छी करनी शुरू कर दी होगी, हो सकता है क्रेडिटर्स से हमने ज़्यादा टाइम लेना शुरू कर दिया हो, इंडस्ट्री के हम करीब करीब आ गए हुए हैं, पिछले साल से बहुत बेहतर हो गए हुए हैं। ये है जनरल कमेंट वाला सवाल। वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल का एक और नाम भी लिखा हुआ है ना, कैश ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये है सादा कमेंट वाला सवाल। अब थोड़ा मिर्चों वाला कमेंट वाला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 10, वैसे तो इस सवाल में भी आप अगर सादे सादे कमेंट्स भी कर दें तो वो भी चल जाएंगे, लेकिन एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन क्या है। अब देखिए उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, यानी अब वो कह रहा है कि सेल प्राइस कम कर दी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लें, क्वेश्चन 10,
इस कमेंट वाले सवाल में फर्क ये पड़ेगा अब कि आपके पास अब बोंगियां मारने की बजाय असल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। रिक्वायरमेंट है कीपिंग इन व्यू दी अबव इंफॉर्मेशन, कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। पार्ट ए में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकाली हुई है। जीपी रेशो पिछले साल 30% थी। अच्छा चलें, मेरी बात ज़बानी सुन लें, ऐसी कहाँ बार बार पेज पलटेंगे, वैसी ज़बानी सुन लें। पिछले साल 30% थी, इस साल हो गई है 26%। अब आप जब कमेंट करेंगे कि जीपी रेशो कम हो गई है, अब ये कहने की जरूरत नहीं है क्या पता शायद हमने प्राइस कम कर ली हो। क्यों? क्योंकि बता रहा है कि प्राइस कम की है। अब आप जो कमेंट कर रहे होंगे वो इस गिवन इंफॉर्मेशन का रेफरेंस देके कर रहे होंगे। अब आप ये कहेंगे कि जीपी रेशियो रिड्यूस हुई है क्योंकि प्राइस हमने कम कर ली है। नेट प्रॉफिट रेशियो पिछले साल 7% थी, अब 8 हो गई है। अब हम उसका रीजन बताएंगे कि बेशक हमने सेल प्राइस कम की थी, जीपी कम हुआ है, लेकिन इससे टोटल यूनिट्स ज्यादा बढ़ गए थे और वो आपको नजर भी आ रहा है कि 300 मिलियन की बजाय 371 मिलियन की सेल्स हो गई है। नजर भी आ रहा है कि 90 मिलियन की बजाय 98 मिलियन का जीपी हो गया, सवाल में ही नजर आ रहा है। तो प्राइस हमने बिल्कुल कम की थी, लेकिन इससे यूनिट्स बढ़े, हमारा प्रॉफिट और आया। उसके अलावा मजीद हमने एक बिल्डिंग रेंट पे ली हुई थी जिसका रेंट जाया करता था हर साल 15। अब हमने वो बिल्डिंग खरीद ली और उस पे डेप्रिसिएशन कितनी जाया करेगी? 200 उसकी बिल्डिंग की कॉस्ट है, 5। तो हम एक 15 मिलियन का रेंट एक्सपेंस दिया करते थे, अब हमारा रेंट एक्सपेंस बच जाएगा। डेप्रिसिएशन बेशक 5 मिलियन की आ जाएगी, लेकिन एक्सपेंसेस कंट्रोल हुए। तो ये अब हमारी बात में ना इंफॉर्मेशन होने की वजह से अब रेफरेंस आना शुरू हो गया। अब ये फर्क पड़ेगा बस। पहले जनरल सवाल में क्या कर रहे थे कि नेट प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हुआ है, शायद हमने एक्सपेंसेस कंट्रोल किए हों, शायद। अब जवाब में रेफरेंस आ जाएगा कि हाँ डेप्रिसिएशन कम हो गई है, रेंट एक्सपेंस ज्यादा था, डेप्रिसिएशन कम थी, इसलिए हमारा प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है। ये फर्क पड़ेगा बस अब सवाल के अंदर कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने अपने कमेंट्स करते हुए उसका रेफरेंस देना है। अपनी इंग्लिश को लेके परेशान नहीं होना कि मेरी इंग्लिश उस लेवल की नहीं है, कोई बात नहीं। एग्जामिनर ने बस जज्बात देखने हैं आपके। एग्जामिनर ने सिर्फ ये देखना है कि आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे। उसके अल्फाज नॉन प्रोफेशनल यकीनन है, आप बच्चे हैं, आप तो इंटर छोड़े हुए लोग हैं, तो इसलिए आपने वर्ड्स को लेके नहीं घबराना। आप बस कोशिश करें कि आप अपनी पॉइंट कन्वे टूटी फूटी इंग्लिश में कर दें, लेकिन आपने पॉइंट कन्वे कर दिया, नंबर उसके मिलेंगे। तो सादा कमेंट और ये इंफॉर्मेशन भरे हुए कमेंट में फर्क ये है कि जब सादे कमेंट वाला सवाल होगा तो आप जनरल आंसर दे रहे होंगे कि शायद ये हुआ होगा, लेकिन जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो आप फिर इंफॉर्मेशन का रेफरेंस दे के जवाब कर रहे हो। फिर इसके अलावा 75% ऑफ सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस फिक्स्ड, इससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है प्रॉफिट पे? इस जुमले से क्या इंपैक्ट पड़ता है? नहीं, इसका फर्क ये पड़ा
कि मेजॉरिटी एक्सपेंसेस चूंकि फिक्स थे तो इस साल सेल्स हमने बढ़ा ली, लेकिन वो एक्सपेंसेस मोस्टली उतने ही रहे, इसलिए भी हमारा प्रॉफिट बेहतर हो गया। प्रॉफिट बेहतरी की मैं 3 बातें बता रहा हूं आपको। सेल प्राइस हमने कम की, जीपी रेशो कम हो गई, लेकिन उससे हमने ज्यादा यूनिट्स बेचे और वो नजर आ रहा है कि हमारा जीपी टोटल 90 मिलियन से 98 मिलियन हो गया। एक फर्क, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस से कम है, एक और फर्क पड़ गया। दूसरा, चूंकि हमारे मेजर खर्चे फिक्स्ड नेचर के थे, फिक्स्ड, तो अगले साल सेल्स ज्यादा होने से वो खर्चे फिर भी उतने ही रहे, तो इस वजह से भी प्रॉफिट्स बेहतर हो गए। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अवेलेबल इंफॉर्मेशन का यूज करके कमेंट करना है। क्या जी? नहीं, वो बीच में डेप्रिसिएशन का फर्क भी पड़ा है ना, वो भी फर्क पड़ा है। 25% तो चले परसेंटेज लगा ली, लेकिन 60 मिलियन पिछले साल थे, 55 मिलियन हो गए, तो डेप्रिसिएशन की वजह से फर्क आया है। लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह देखें, रेंट एक्सपेंस 15 था, डेप्रिसिएशन 5 है, तो 10 मिलियन को तो वहीं से फर्क आया ना, बाकी भी होंगे एक्सपेंसेस, कोई ज्यादा भी तो हुए होंगे ना, कोई 4 लोग नए भी रखे होंगे। ये एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस सारे ही थोड़ी फिक्स्ड हैं, 75% फिक्स्ड थे, तो बाकी वेरिएबल थे, तो वो भी बढ़े ही होंगे। लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमें नजर आ रही है, क्योंकि रेशो एनालिसिस ये जो मैच के बाद एक्सपर्ट अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो वो एनालिसिस यही होता है ना कि फलाने खिलाड़ी ने फलानी जगह ये गलती की, उसको फील्ड उस मौके पे कर लेनी चाहिए थी, तो ये एनालिसिस ही कर रहे होते हैं। अवेलेबल इंफॉर्मेशन में वो अपनी साइंस लगा रहे होते हैं। तो ये इसमें स्टूडेंट से रिक्वायर्ड है कि जितनी कोई इंफॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल करके फिर अपने आंसर में उसका जिक्र आना चाहिए। आसान सवाल वो होगा जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर बस जनरल बातें करनी है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन है तो फिर उसका रेफरेंस देना है। प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात ओके। दूसरा उसने कमेंट पूछा है लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी के लिए करंट रेशो ही है, करंट रेशो पहले से डाउन हो गई, पिछले साल 2.5 थी, अब 1.8 हो गई। सवाल में इंफॉर्मेशन से क्या वजह लग रही है, हम क्या कमेंट करेंगे? करंट रेशो कम हो गई, करंट एसेट्स कम हो गए, क्यों? क्योंकि बिल्डिंग खरीदी है, पार्शली लोन से लिए है, पार्शली, बाकी तो अपने पास से पैसे दिए ना। तो बिल्डिंग खरीदने की वजह से नहीं, लायबिलिटी तो नॉन करंट थी ना। देखें, करंट रेशो खराब हुई है, हमने बिल्डिंग खरीदने के लिए लोन लिया है, तो उस लोन लेने से करंट रेशो पे फर्क पड़ना चाहिए। लोन लेने से नहीं, बिल्डिंग डेबिट लोन क्रेडिट लोन नहीं फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन पार्शली थ्रू लोन थी, बाकी पार्शली कहां से थी? अपने पैसे दिए होंगे, तो चूंकि अपने पास से पैसे गए तो करंट एसेट्स डाउन हो गए, इसलिए करंट रेशो खराब हुई। तो कमेंट में हम यही बताएंगे कि चूंकि बिल्डिंग खरीदी है और पार्शली अपने पास से कैश गया है, इस वजह से कैश डाउन हुआ था तो करंट रेशो डाउन हो गई। तो कमेंट करते हुए अवेलेबल इंफॉर्मेशन का रेफरेंस आ गया, बस ये रेशो एनालिसिस यही है। अच्छा, एक तो इसमें आप एक थ्योरेटिकल चीज याद कर लीजिए, किताब से मार्क करवा देता हूं, लेकिन चलें खैर, पास्ट में चूंकि टेस्ट हुआ हुआ तो आप इसी के सॉल्यूशन से कर लें बेशक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बल्कि आप ऐसा करें, इसको किताब से ही करिएगा, आईकेप की बुक से। अच्छा, आईकेप की बुक तो आपके पास नहीं, ऑनलाइन में तो होती है ना यार, सॉफ्ट में है ना, सॉफ्ट में तो होगी ना भाई। हाँ, तो उसका एक पेज बता देता हूँ, क्योंकि इस सवाल में तो सिर्फ 4 पूछे थे, तो आप ज्यादा कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा था ये, क्वेश्चन नंबर 7, रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशंस। लिमिटेशन से मुराद ये है कि रेशियो एनालिसिस से जो रिजल्ट पता चल रहा होगा वो परफेक्ट होगा, यानी अगर किसी कंपनी की करंट रेशियो खराब हो रही है तो वो बिल्कुल बेकार हो गई कंपनी। अगर जीपी बेहतर हो गया तो यकीनन बहुत अच्छी कंपनी चल रही है। नहीं, तो लिमिटेशन क्या है, यानी ये अच्छी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है, परफेक्ट इसका आंसर क्यों नहीं निकल रहा? सिर्फ खांसी आने पे ही अगर वो डॉक्टर कहते हैं आपको टीबी है,
हाँ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है ना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। पूरी इंफॉर्मेशन तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फेस पे सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी आ रही होती है। और दूसरी लिमिटेशन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो पास्ट है, क्या पता गुजरा हुआ पीरियड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी अभी 2 महीने पहले कंपनी ने बहुत जबरदस्त स्टेप्स ले लिए होंगे, उससे कंपनी ऊपर जाने वाली है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बात नहीं नजर आ रही। तो पास्ट इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट नहीं है, पास्ट है। ये मतलब है लिमिटेशंस का कि रेशियो एनालिसिस का रिजल्ट्स इतने अच्छे क्यों नहीं हो सकते, तो उसकी लिमिटेशंस हैं। तो इस तरह की और लिमिटेशंस भी हैं। आई कैप की बुक में जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है, ये 10 सॉरी, चैप्टर नंबर 10। और इसमें मैं आपको पेज बता देता हूं। पेज 418, पेज 418, लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। एक पेज है, कोई है 7-8 पॉइंट है। इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये हेडिंग्स हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हेडिंग्स हैं, एक एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। और आप उसको अगर अपनी अल्फाज में एक जुमला भी लिख सकते हैं तो बहुत है। तो एक ये पेज आपने इस चैप्टर से याद करना है। दूसरा, अगले पेज के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है विंडो ड्रेसिंग का। ये पता है क्या होता है विंडो ड्रेसिंग? हाँ जी, विंडो, अच्छा, विंडो ड्रेस देने लगा हूं। विंडो ड्रेसिंग ये होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कुछ ऐसे स्टेप्स लेके अच्छा बना लिया जाए जो असल में वो स्टेप्स ना हो। जैसे एक तरीका हो सकता है कि अपने किसी दोस्त को कहें कि यार ऐसा करो, हमारा ना कुछ सामान तुम अपने पास रख लो, महीने बाद वापस कर देना। तो उसको हम चीजें भिजवाएं और कहें सेल हो गई, सेल हो गई, सेल हो गई। अच्छा, अब उससे क्या हुआ कि उस साल की सेल ज्यादा शो हो गई, और अगले साल जब वो चीजें वापस कर देगा तो कहेंगे भाई हो गई गलती, मतलब हो गई सेल रिटर्न, क्या करें, कोशिश तो हमने पूरी की थी। तो अब उससे क्या हुआ, हमने सेल्स बढ़ा, एक एक्शन लिया कि सेल्स बढ़ा ली। इसी तरह से क्रेडिटर्स को कहा कि आप ना मेहरबानी आपकी को 15 कुछ दिन बाद पैसे ले लेना, अभी ना लें। उनकी मिन्नतें की, उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि हमारा बैंक बैलेंस अच्छा शो हो रहा है बैलेंस शीट में। उसको कहा जे 30 को तुमने पैसे लेने थे, अगले दिन 2 तारीख को ले लेना, बस 2 दिन और इंतजार कर लो। तो उससे हमने एक स्टेप लिया जिससे बैलेंस शीट अच्छी साफ सुथरी नजर आ गई। इसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें अनइथिकल काम भी हो सकते हैं, जैसे वो दोस्त को चीजें भेजनी थी, अनइथिकल काम है। तो इस विंडो ड्रेसिंग के ऊपर आपसे हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विंडो ड्रेसिंग। तो ये भी आईकेप की बुक में इससे अगले ही पेज पे 419 पे विंडो ड्रेसिंग एक छोटा सा टॉपिक है, उसकी 5-6 मिसालें दी हुई हैं। ये आपने करना है इस बुक से। और इसकी लास्ट छोटी सी चीज, ये आपसे एक स्टेटमेंट बनाने को कहा जा सकता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और एक होता है वर्टिकल एनालिसिस। मैं आपको एक एग्जांपल बना के देता हूं, वो एग्जांपल ही आपको पूरी बात समझा देगी कि इसमें करना क्या होता है। वर्टिकल आसान है, पहले वर्टिकल बताता हूं। एसओसीआई बताता हूं पहले। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पीबीटी, टैक्स और पैट। कंपनी ए, कंपनी बी, मैंने बीच में कॉलम रखा है। इसको कर लेते हैं 3000, 2100, 900, 120, 780, 60, 720। कंपनी बी की सेल्स हैं 6000,
और 4800, 1200 और 240, 960, 450, 510। अगर एक नजर में इनको यानी एक ओवरऑल इनका कंपैरिजन करना हो, इनकी इनकम स्टेटमेंट का, तो इनका कंपैरिजन इतना फेयर इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है इसके ऑपरेशंस इससे थोड़े से ज्यादा हो, इसके पास 1000 यूनिट्स की कैपेसिटी हो, उसके पास 700 यूनिट्स की कैपेसिटी हो, तो उसकी तो फिगर्स बड़ी आनी थी। ये मैंने बिल्कुल पहले लेक्चर में मिसाल दी थी। एफएससी के मार्क्स, मैट्रिक के मार्क्स, टोटल मार्क्स कंपेयर करना इसलिए मुनासिब नहीं है क्योंकि उनका ग्रैंड टोटल डिफरेंट है। तो जल्दी कंपैरिजन के लिए क्या कर लें, परसेंटेज, इनकी परसेंटेजेस बना लेते हैं। अब इनकी परसेंटेज किसी बेस पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इनकम स्टेटमेंट की सबसे बड़ी फिगर कौन सी है, सेल्स। इसको ले लेते हैं 100, इसको 100 मान लेते हैं। अब आपने ना ए की हर फिगर को डिवाइडेड बाय 3000 करना है। ये उसका कितने परसेंट है, ये इसका कितने परसेंट है, 70। ये उसका कितने परसेंट है, 30%। ये इसका कितने परसेंट है, 4%। ये उसका कितने परसेंट है, ये उसका कितने परसेंट, 2%। ये उसका कितने परसेंट, 24। इधर क्या करूं, 4%। अब ये काली फिगर्स कंपेरेबल है। इनफैक्ट हमने बहुत सारी रेशियोज निकाल दी। जीपी रेशियोज की 20% है, इसकी 30% है। नेट प्रॉफिट रेशियोज की 8.5% है, इसकी 24% है। हमने इनकम स्टेटमेंट की हर फिगर को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल में कन्वर्ट कर दिया। इसको वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं कि दो कंपनीज को कंपेयर करना था, रुपए कंपेयर करने में मुश्किल हो रही थी, परसेंटेजेस की शक्ल बना ली। अब हमें इन ब्लैक फिगर्स को कंपेयर करने में आसानी। इसका जीपी इससे बेहतर है, बज़ाहिर इसका अच्छा नहीं था, इसका 900 था, इसका 1200 था, लेकिन इसका बेहतर है। एक्सपेंसेस बराबर हैं, टैक्स, ये टैक्स काफी सारा बचा लेता है, इसका कम, इसका बहुत ज्यादा टैक्स पड़ जाता है। नेट प्रॉफिट उसका उससे बेहतर है। इसको वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं, वर्टिकल एनालिसिस, जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट की हर फिगर को परसेंटेज ऑफ सेल्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि कंपैरिजन आसान हो सके। और बैलेंस शीट का वर्टिकल एनालिसिस भी हो सकता है। क्या जी, नहीं, बड़ी फिगर तो मैंने आपको समझाने में आसानी थी। सेल्स वो तो लॉसेस में चले गए, तो हो सकता है कि एक्सपेंस सेल से बड़ा हो, नहीं इतना ही बुरे हालात हो जाए कि एक्सपेंसेस सेल से बढ़ जाए, वरना जनरली सबसे बड़ी फिगर सेल्स ही होती है। लेकिन मैंने आपको बड़ी फिगर्स बस ऐसे कह दिया, बस सेल्स पे बेस्ड है। ये वर्टिकल एनालिसिस सेल्स पे बेस्ड होता है। बैलेंस शीट में वैसे तो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, कैश वगैरह सब होगा, मैं सिर्फ मोटी मोटी बात कर देता हूं। होंगी सारी लाइन आइटम्स, मैं ऐसी बस 4-5 चीजें लिख दी।
SOFP की वर्टिकल एनालिसिस क्या होगा? क्या करूं? हर फिगर को एज अ परसेंटेज ऑफ चलें, सबसे बड़ी फिगर क्या है? टोटल है सबसे बड़ी फिगर। टोटल तो इनमें इस साइड में और इस साइड में यही कॉमन है ना, इनमें टोटल के ऊपर सबको हम परसेंटेज बना देंगे। ये इसका कितने परसेंट? 60, तो ये 40। बैलेंस शीट साइज का जो टोटल है, एसओएफपी की वर्टिकल एनालिसिस ये है कि टोटल की बेस पे सबको परसेंटेज बना दें। एसओसीआई का वर्टिकल स्टेटमेंट क्या है? सेल्स की बेस पे सबको परसेंटेज बना दें। ये वर्टिकल एनालिसिस है, टोटल और एसओसीआई में सेल्स। गलत है? इधर ये है वर्टिकल एनालिसिस। यानी आपको अगर सवाल टेस्ट होगा तो आपको कहेंगे वर्टिकल एनालिसिस कर दें, तो आप अगर एसओसीआई का करने को कहा होगा तो सेल्स को 100 रख के बाकी सबको परसेंटेज ऑफ सेल्स, और अगर बैलेंस शीट को करने को कहा होगा तो टोटल को 100 रख के बाकी सबको परसेंटेज ऑफ सेल्स। और इस पे अंग्रेजी क्या बन गई? इसके कॉस्ट ऑफ सेल्स इससे कम है, ये सस्ती चीज़ें खरीद लेता है, इसका जीपी मार्जिन उससे बेहतर है, एक्सपेंसेस बराबर हैं, टैक्स ये अच्छे टैक्स प्लान कर लेता है, वो टैक्स प्लान नहीं कर पाता। ये वर्टिकल एनालिसिस है। और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ये वो क्यूएम पास है ना? तो जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है ये क्यूएम वाला एक टॉपिक था, इंडेक्स नंबर्स, चैप्टर 14 उसमें एक बेस ईयर होता है, उस बेस ईयर से ही कंपेयर करके हर ईयर वो बेस 100 होता है और बाकी फिर उसके ऊपर कैलकुलेट हुए होते हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है, ये इंडेक्स नंबर वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर किसी एक कंपनी ही की बात कर लेते हैं, 2016 को अगर बेस बना ले, सेल्स 5000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 3000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1000, नेट प्रॉफिट 1000। 2017 में ये 6000 हो गया, ये 3600 हो गया, 2400, 1500, 900। 2018 में ये 7800 हो गया, ये हो गया 6000, 1800, 1000, 800। चलो दो ही बात। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ये है जिसमें हम किसी एक साल को बेस बना लेंगे और बाकी साल उस साल की परसेंटेज, दिस डिवाइडेड बाय दिस करें, yes. 120 ना?
क्या हो गया? वन अब ये एनालिसिस हमें क्या बता रहा है? पिछले ईयर्स के मुकाबले में अगर ये 100 है तो ये 120 हो गया हुआ है, अगर ये 100 था तो ये 90 हो गया हुआ है। तो अप डाउन से पता चल जाएगा, इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। ये बैलेंस शीट में भी हो सकता है। दूसरी कंपनी के साथ भी हो सकता है, यानी कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। तो कंपनी ए से हम बाकियों को कंपेयर कर सकते हैं। एसएफई भी हो सकता है, तरीका यही है। हॉरिजॉन्टल में कोई एक साल बेस होगा, वो 100 होगा, बाकी हर एक उसकी रेलेवेंट आइटम के ऊपर परसेंटेज निकाल रहे होंगे। और वर्टिकल में इनकम स्टेटमेंट में सेल 100 होगा, बाकी सब उसकी परसेंटेज, और बैलेंस शीट में टोटल 100 होगा, बाकी सब उसकी परसेंटेज। ये चैप्टर खत्म। और इस ग्रेड में नंबर आएंगे 20 से। 3 टॉपिक थे इसमें, एक ईपीएस और एक ये, और एक वो कॉन्सेप्ट्स वाला। तो वो मैं उस आपकी बात से यही समझाऊं कि उसमें एक पोर्शन रह गया, तो मैं कल वो पोर्शन भी करा के इस ग्रेड को कंप्लीट ओके, आखिरी ग्रेड भी पूरा है, ये भी पूरा है, फिर पहले ग्रेड में जो 2 चैप्टर 3 रहते हैं फिर वो करेंगे। ठीक है, दूसरा ग्रेड हमारा ये 2 चैप्टर बड़े थे, ये हो गए। इनमें से सवाल आना ही आना है। रेशियो में से लाजमी सवाल आएगा, ईपीएस में से लाजमी सवाल आएगा, और जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाला है उसमें से एमसीक्यूज ही आने के चांसेस हैं। तो कितने बताएं? 20 से 30 मार्क्स का ग्रेड है। तकरीबन आप 25 नंबर समझें इसमें से टेस्ट होंगे। तो ये वो दूसरा वाला ग्रेड था। होमवर्क आप जो मर्जी इसके सवाल करें, रेशियोज फारेगा मेरी तरफ से। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।